हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही माध्यम में चलती हैं तो उन तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। ठीक है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता मैक्सिमम होती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता मिनिमम होती है। ठीक है, और ये घटना कहलाती है बच्चों प्रकाश का व्यतिकरण। तो बच्चों, प्रकाश का व्यतिकरण होने के लिए किन किन पॉसिबिलिटीज़ का होना जरूरी है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताते चलूँ कि ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं। तो चलिए स्टैंड देखिए स्टैंड, पहली जो शर्त है, देखिए मैं आपको इसको रियल फिल भी कराऊंगा। तो पहली शर्त को पढ़ते हैं। पहली शर्त क्या है बच्चों, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। यानी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि व्यतिकरण कब होता है, व्यतिकरण बच्चों तब होता है जब दो तरंगें एक ही आवृत्ति की हों, ठीक है, और एक साथ एक ही माध्यम में चल रही हों। तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर अध्यारोपण मतलब तरंगों के मिलने से जो परिणामी तीव्रता होती है उन तरंगों की अलग अलग तीव्रता के योग से भिन्न होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए जो पहली शर्त है वो क्या है, पहली शर्त यह बच्चों की तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। आवृत्ति का मीनिंग मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या कह रहा है ये कि आवृत्तियां बराबर कब हो सकती हैं। मान लीजिए बच्चों एक तरंग ये चल रही है, ठीक है, मान लीजिए एक तरंग बच्चों ये चल रही है, ठीक है, अरे एक सेकंड तरंग मान लीजिए, इसको मैं फर्स्ट तरंग कह रहा हूँ, ठीक है, और एक सेकंड तरंग बच्चों मान लीजिए वो ये है, ये चल रही है, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये बच्चों, अगर ये तरंग पहली वाली तरंग और मान लीजिए दूसरी तरंग, अगर मान लीजिए एक सेकंड के अंदर मान लीजिए 50 चक्कर लगा रही है, कितने चक्कर लगा रही है बच्चों, 50 चक्कर लगा रही है। चलिए मैं इसको एक आपको इस तरह से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए इस टाइप से देखो, अगर ये एक सेकंड के अंदर बच्चों 50 चक्कर ये लगा रही है, और इसी प्रकार से बच्चों ये सेकंड वाली तरंग है, एक सेकंड के अंदर ये 50 चक्कर लगा रही है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि दोनों तरंगें की आवृत्तियां क्या कहलाएंगी, ऐसी स्थिति में कहलाएंगी बराबर कहलाएंगी। यानी कहने का मतलब ये दोनों तरंगें एक सेकंड के अंदर अगर 50 चक्कर पूरे कर रही हैं, यानी 50 साइकिल पूरी कर रही हैं, तो बच्चों हम कहते हैं कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां क्या आपस में बराबर हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब सेकंड बात बच्चों इन्होंने क्या कही है कि दोनों तरंगों के तरंगदैर्घ्य क्या बच्चों, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ आपस में क्या होनी चाहिए बच्चों, बराबर होनी चाहिए। अब देखिए तरंगदैर्घ्य क्या होती है, इसको मैं समझा देता हूँ, चलिए समझते हैं। देखिए तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए जब बच्चों कोई तरंग चलती है, कोई तरंग अगर चलती है तो बच्चों इसको बोलते हैं हम सुरंग, क्या बोलते हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट आता है जिसको हम आयाम के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए अगर मैं इस सुरंग से देखूं तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, ये डिस्टेंस बच्चों कहलाती है आपकी वेवलेंथ, क्या कहलाती है, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सेकंड तरंग में देखूं तो ये पॉइंट मुझे कहाँ देखने को मिलेंगे, ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ये पॉइंट बच्चों मिलेगा यहाँ पर। तो अगर मैं देखूं बच्चों तो ये डिस्टेंस अगर आपस में बराबर हो, ये डिस्टेंस अगर आपस में बराबर हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो दोनों तरंग, अगर बात को समझे, दोनों तरंगों की तरंगदैर्घ्य बराबर कब हो सकती है, जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक दूसरे क्या बच्चों इक्वल आए। यानी इस वाली तरंग की दो सुरंगों के बीच की दूरी और इसमें दो सुरंगों के बीच की दूरी अगर आपस में बराबर आएगी तो बच्चों हम क्या कहते हैं, इन दोनों तरंगों की तरंगदैर्घ्य आपस में बराबर है। याद रखें कि जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं बच्चे, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक हो, इसको हम बोलते हैं तरंग की सुरंग बोलते हैं, क्या बच्चे बोलते हैं, तरंग की सुरंग, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं बच्चों, तरंग की सुरंग, ठीक है। तो मैंने क्या करा, तो ये भी सुरंग होगी, ये भी हाईएस्ट पॉइंट है, ये भी, जब ये सुरंग है ना तो इनके बीच की डिस्टेंस आप देख पा रहे हो, ये कोई ना कोई डिस्टेंस है। इसी प्रकार से बच्चों ये दो सुरंग है, इनके बीच की डिस्टेंस ये भी है। अगर ये डिस्टेंस आपस में बराबर है तो कहा जाता है कि दोनों तरंगे की तरंगदैर्घ्य क्या है, दोनों तरंगदैर्घ्य के आपस में बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। पहला मैंने आपको बताया आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति क्या होती है, मान लीजिए दोनों तरंगें एक सेकंड के अंदर 50 चक्कर पूरे कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर है। अब बात है कि तरंगदैर्घ्य क्या होती है बच्चों, तो देखो मैंने बताया कि जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं क्या होते हैं, तरंग की सुरंग कहलाते हैं, क्या होते हैं, तरंग की सुरंग। अब दोनों सुरंगों के बीच की दूरी, पहली तरंग में और सेकंड तरंग में, इन दोनों सुरंगों के बीच की दूरी अगर ये आपस में बराबर आ रही है तो कहलाती है कि इनकी जो तरंगदैर्घ्य वो आपस में क्या बच्चों बराबर है। अगर ये छोटी बड़ी होगी, ठीक है, तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी और पहला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है तो अपनी मेहनत का आप लोगों को समझ विशेष रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।
ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोग को समय से प्राप्त होता रहे। चलिए नेक्स्ट टाइम बात करते हैं इसके बच्चों सेकंड शर्त की। दूसरी शर्त क्या होती है बच्चों? दूसरी शर्त ये बच्चों देखिए, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, यानी आयामों के अंतर बीच में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अब देखिए आयाम यानी एम्पलीट्यूड, ठीक है, या पीक वैल्यू क्या होती है, चलिए समझाता हूँ। आयाम बराबर होने का मतलब क्या है? मान लीजिए बच्चों कि इसका यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो आप लेंथ देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट यानी जो आपका ये आपसे दिख पा रहा है ना, इस लाइन से, है ना, इससे ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती है बच्चों इसकी आयाम कहलाता है। ये कहलाता है बच्चों आयाम कहलाती है, अधिकतम वैल्यू भी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, ये अगर ये एग्जैक्ट बिल्कुल इसके बराबर है, अगर ये इसके बराबर है या फिर लगभग बराबर है, यानी बहुत सूक्ष्म अंतर है, तब तो प्रकाश का व्यतिकरण पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक तरंग तो चल रही है बच्चे ऐसे, और मान लीजिए कोई अगर सेकंड तरंग बताऊँ, चलिए मैं यहीं पर दिखाता हूँ, पता नहीं स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नहीं, ठीक है। मान लीजिए एक तरंग चल रही है इस टाइप से, तो इसके आयाम क्या हो जाएंगे? बहुत ऊँचे ऊँचे हो जाएंगे, यानी ये तरंग तो बहुत ऊपर चली जाएगी, बस में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसकी अपेक्षा। तो इस वाली पॉसिबिलिटी में, ठीक है, कि आपका प्रकाश का व्यतिकरण पॉसिबल नहीं है, यानी दोनों तरंगों का आयाम जो है क्या होना चाहिए? बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए, यानी इनके बीच में हाईएस्ट पॉइंट के बीच में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, चलिए बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या बच्चों? दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत समीप होने चाहिए। बात को समझे, इसका मतलब क्या हुआ? जब ये दोनों तरंगें बच्चों किसी माध्यम में चल रही हैं तो किसी न किसी तरंग स्रोत से उत्पन्न तो हुई होंगी। बस समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर ये दोनों तरंगें इस माध्यम में चल रही हैं तो कहीं ना कहीं से पैदा भी तो हुई होंगी, तो उनको बोला गया है, उनको कहा बच्चों तरंग स्रोत, यानी दोनों प्रकाश स्रोत, यानी जिनसे तरंगें उत्पन्न हुई हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे? प्रकाश स्रोत करेंगे। जैसे टॉर्च वगैरह होती है, बल्ब वगैरह होता है, सब प्रकाश स्रोत होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर दो बल्ब हैं तो बल्ब कौन चाहिए बच्चों? बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए? बहुत ही एक दूसरे के समीप होने चाहिए। अगर बल्बों को ज़्यादा दूर रखोगे या टॉर्च को ज़्यादा दूर रखोगे तब उनकी वेव्स को देखोगे तो व्यतिकरण पॉसिबल नहीं होगा। यानी दोनों प्रकाश स्रोत जिनसे तरंगें उत्पन्न हुई हैं वो कौन चाहिए बच्चों? एक दूसरे के अत्यंत समीप होने चाहिए, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों, सॉरी इसका जो पॉइंट नंबर 4 है। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या बच्चों? पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण का होने का मतलब बहुत बारीक होने चाहिए। देखिए चलिए मैं इसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको रियल फील आ सके। चलिए देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त कराया था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिखाए थे। देखिए यहाँ पे मैं देखिए समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे एक पर्दा पी था बच्चों, कौन सा था? पी पर्दा था, और पी पर्दे के अंदर क्या था बच्चों? एक रेखा छिद्र था। क्या था बच्चों? एक रेखा छिद्र था। ये क्या था बच्चों? ये एक रेखा एस था, ठीक है। इसके आगे कोई दूसरा पर्दा रखा था, ये मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बच्चों पढ़ाया था। ये दूसरा पर्दा क्यू था, इसके अंदर 2 रेखा छिद्र थे बच्चों, S1 और ये था आपको बच्चों S2, ठीक है। बात समझ आया आप लोगों को? तो इनमें क्या कहा? दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो, सॉरी कौन सा चला था? हाँ, चौथा। दोनों प्रकाश स्रोत कौन चाहिए बच्चों? अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए, यानी यहाँ से जो तरंगें निकलेंगी हैं, क्योंकि यहाँ से प्रकाश जब डाला जाएगा बच्चों, ठीक है, तो ये रेखा चित्र जो ऐसे है, ठीक है, द्वितीय तरंगिकाओं का स्रोत बन जाएगा हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार। तो इससे निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं कहाँ पहुंचेंगी? S1 और S2 पर पहुंचेंगी। जब S1 और S2 पर पहुंचेंगे बच्चों तो इनसे क्या निकलेंगे? इनसे भी द्वितीय तरंगिकाएं निकलना शुरू हो जाएंगी, इनसे भी द्वितीय तरंगिकाएं निकलना बच्चों क्या हो जाएंगी? वो शुरू हो जाएंगी। बात समझ आ रही है? तो कहा यह गया है कि ये जो S1 और S2 है, इनसे जो तरंगें निकल रही हैं ये एक दूसरे के होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा समीप होने चाहिए, यानी S1 S2 के बीच की दूरी को हम बच्चों D से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? D से, ठीक है। बात समझ में आपको? तो ये जो होनी चाहिए बच्चों बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए, और ये सूक्ष्म का मतलब ये मिलीमीटर में होती है बच्चों, मिलीमीटर में होती है डिस्टेंस, ये कायम होती है मिलीमीटर में। बात समझिए आप लोगों को? यानी दोनों रेखा क्षेत्र जो S1 S2 हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए। सूक्ष्म निकल रहा है इसकी जो वैल्यू होती है मिलीमीटर में होती है। कायम होती है बच्चों मिलीमीटर या माइक्रोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया बच्चों कि दोनों प्रकाश स्रोत क्या बच्चों? एक दूसरे के अत्यंत, हाँ सॉरी मैं ये भी बता रहा था, तीसरा भी मैंने बताया था, मैं बता रहा हूँ, मैं माफ कीजिएगा, मैं तीसरा बता रहा था साहब। देखो दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे का अत्यंत समीप होने चाहिए। समीप होने का मतलब ये बहुत पास होने चाहिए। कौन चाहिए? बहुत पास, यानी इनके बीच की दूरी कितनी चाहिए बच्चों? 1 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर, यानी बहुत कम डिस्टेंस होती है मिलीमीटर का ना। बात समझिए आप लोगों को? अच्छा, दूसरा क्या है? दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण होने का मतलब क्या बच्चों? ये बहुत बारीक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि S1 मान लीजिए कोई पर्दा, मैंने दोबारा बता रहा हूँ करके, मान लीजिए एक रेखा चित्र ये हो गया, S हो गया,
S1 हो गया और दूसरा रेखा क्षेत्र मान लो ये कितना हो गया, S2 हो गया। ठीक है, तो इस टाइम ये इतने बड़े क्षेत्र नहीं होने चाहिए, यानी जो रेखा क्षेत्र है जहाँ से प्रकाश से पार होगा तो ये कौन चाहिए बहुत बच्चों, बहुत संकीर्ण होना चाहिए, बहुत बारीक होने चाहिए। यानी प्रकाश का व्यतिकरण देखने के लिए ये जो रेखा क्षेत्र S1 और S2 है बच्चों, ये क्या होना चाहिए, बहुत बारीक होना चाहिए, इसकी जैसे बहुत बारीक होना चाहिए। ठीक है, जबकि इतने चौड़े नहीं होना चाहिए, इतने चौड़े ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, बस मैं कहता हूँ मेरे आपको समझ मेरी बात आ चुकी होगी कि ये जो S1 S2 में है, यहाँ जो रेखा क्षेत्र है, यहाँ जो प्रकाश पार होगा तो ये होना चाहिए बहुत बारीक होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे, यानी बहुत सूक्ष्म अंतर होना चाहिए इनके अंदर, बहुत सूक्ष्म अंतर होना चाहिए। इस टाइप से जैसे आप साथ स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे मेरी बात का ना। तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि इनके अंदर जो स्पेस है ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा छोटा होना चाहिए, यानी दोनों प्रकाश तो बहुत संकीर्ण होना चाहिए, यानी बहुत बारीक होने चाहिए जहाँ से प्रकाश ये पास होकर के जाएगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इसके पांचवें ऑप्शन की। पांचवा क्या देखिए, दोनों तरंगों के बीच कलांतर, दोनों तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ स्थिर बना रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये, जब दो तरंगें चल रही हैं, जब दो तरंगें चल रही हैं तो उनके बीच का जो कलांतर है यानी फेज डिफरेंस है वो समय के साथ कहना चाहिए बच्चों स्थिर रहना चाहिए, यानी कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। यानी हर टाइम किसी भी टाइम पर देखो तो इनके बीच का जो कलांतर है हमेशा एक ही मिलना चाहिए, अर्थात एक जैसा ही मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ये 5 टॉपिक बच्चों आपसे पूछ लेना है और आपको एग्जाम में बच्चों कम से कम आपको बच्चों 4 पॉइंट आपको लिखने आने होते हैं और ये 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मैंने ये 5 टॉपिक लिखे हैं, वो बड़ा आसान है, ज़्यादा इसको रटने वाली बात भी नहीं है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यार बताता चलूँ ये आपके एग्जाम में बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 2 नंबर में सवाल। क्या पूछा जाएगा बच्चों, 2 नंबर पूछा जाएगा कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए या आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। प्रतिबंध के नाम से भी कभी कभी इसको दे दिया जाता है। ठीक है, तो 5 को मैंने आपको अच्छे से समझाया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जैसे जैसे हमारी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। तो इसी प्रकार की 12th क्लास फिजिक्स की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए।